एनसीईआरटी पॉलिटी इस सीरीज में हम लोग आज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। ठीक है, तो नागरिकता स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को प्रीवियस क्लास में अगर कोई डाउट है, ठीक है, तो आप लोग अपने डाउट को सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो उन डाउट को हम डिस्कस कर दें, फिर उसके बाद में हम अपने टॉपिक पर आए। तो कोई डाउट है तो जल्दी से फटाफट आप डाउट लिख दीजिए, कोई भी डाउट। चलिए तो फिर हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक, तो हमारा जो आपके टॉपिक है वो आपके क्या है, सिटीजनशिप यानी कि आपके नागरिकता। तो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता की अगर हम लोग आपके बात करें, ठीक है, तो नागरिकता की बात करें तो नागरिकता आपके है आपके संविधान के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। ठीक, अब नेक्स्ट याद रखना, एक डाउट है आपके हाउ टू डिफाइन अ स्टेट। तो डिफाइन अ स्टेट की अगर हम बात करें आपके, तो पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके, ठीक, स्टेट क्या होता है। पॉलिटिकल साइंस के आपके एक थिंकर थे आपके गार्नर आपके कहते हैं कि राज्य आपके एक ऐसी संस्था होती है जिसमें आपके 4 विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी आपके 4 विशेषताएं पाई जाती हैं? सबसे पहले डिफाइंड एरिया, निश्चित भूभाग यानी कि क्षेत्रफल। इसके बाद दूसरी विशेषता आपके कौन सी होती है? पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। तीसरी विशेषता गवर्नमेंट यानी कि सरकार। और चौथी विशेषता आपके कौन सी होती है? सॉवरेनिटी यानी कि सरकार को निर्णय लेने की शक्ति हो। ठीक है, तो ये 4 विशेषताएं जिस संस्था में आपके पाई जाती है वही संस्था आपके क्या कहलाती है? स्टेट यानी कि राज्य। ठीक है, जैसे कि आपके इंडिया। ठीक, लेकिन जब सबसे पहले हमने पॉलिटी की आपको फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी तब हमने आपको यह बताया था अकॉर्डिंग टू थ्योरी इंडिया इज ए स्टेट। ठीक, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविंस यानी जो प्रांत हैं, यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, इन प्रांत को डिस्क्राइब कर दिया गया है एज ए स्टेट। तो अब हम इंडिया को यहां डिस्क्राइब करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहां स्टेट का जो वर्ड है यहां कंफ्यूज मत होना। ठीक, थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट कुछ और है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट कुछ और है। और अभी हम आगे आएंगे, अभी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में। फंडामेंटल राइट के पर्सपेक्टिव में स्टेट वर्ड का कुछ और अर्थ होगा और डीपीएसपी के पर्सपेक्टिव में स्टेट वर्ड का कुछ और अर्थ होगा। तो यहां समय समय पे आपको यह देखना है कि स्टेट वर्ड किस पर्सपेक्टिव में। ठीक है, जैसे कि सिर्फ स्टेट वर्ड की बात है तो आप फिर इसे थ्योरी के अकॉर्डिंग डील करेंगे। ठीक है, कि थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट क्या है। ठीक है, यह हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट की बात है तो कुछ और अर्थ आपके हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपके फंडामेंटल राइट के संदर्भ में स्टेट की डेफिनेशन कुछ और है और कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपके डीपीएसपी के संदर्भ में आपके स्टेट की डेफिनेशन कुछ और है। जब हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी देखेंगे तब हम स्टेट की डेफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना, नेक्स्ट, अब अगला जो आपके पॉइंट है, तो सबसे पहले तो हम इसमें अगर नोट्स की हम बात करें तो ये जो आपके पूरी क्लास है इसमें आपके नोट्स देने का कोई प्रोविजन है ही नहीं। इस पूरी क्लास को हम आपके बोर्ड पर नोट करा रहे हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम। ठीक है, पहली चीज तो कोशिश आपको यह करनी है कि बोर्ड पर आपको समझना है। ये एनसीईआरटी क्लास है, अगर आपको और एनसीईआरटी को रीड ही करना है तो आप सीधा बुक्स ले लीजिए और एनसीईआरटी की बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपके मीडियम में है। पहली चीज तो ये, यहां हमारा फोकस सिर्फ आपको समझाने के ऊपर है, छोटे छोटे कंसेप्ट्स को। ठीक, तो यहां नोट्स के चक्कर में मत पड़िएगा। नोट्स की जरूरत आपको पड़ेगी जब आप प्रीलिम्स और मेंस पढ़ेंगे, वहां आपको नोट्स की जरूरत है। यहां आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत है, तो यहां आप सिर्फ समझो कि चीजें हैं क्या। ठीक है, अब दूसरा आपका एक जो आपके डाउट आया है वो डाउट आपके आया है ऑटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी में पीपल एंड सिटीजन। ठीक, तो यहां याद रखना ऑटोक्रेसी यानी कि राजतंत्र। राजतंत्र में हम आपके क्या कहते हैं? राजतंत्र में आपके जो होती है वो होती है प्रजा। प्रजा यानी कि पीपल। तो राजतंत्र या ऑटोक्रेसी में होता क्या है कि पीपल की ड्यूटी तो बहुत होती है आपके राजा के प्रति, यानी कि पीपल के कर्तव्य बहुत होते हैं राजा के प्रति, लेकिन पीपल को कोई राइट्स नहीं होते। ऑटोक्रेसी में कभी भी आपके राइट्स को वॉयलेट यानी कि उनका उल्लंघन किया जा सकता है। ठीक है, यह ध्यान रखना। जबकि हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में अगर सिटीजन की ड्यूटी है तो सिटीजन के राइट भी होते हैं। तो इसका मतलब आपके क्या है? डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन वह पर्सन है जिसके अगर स्टेट के प्रति कुछ ड्यूटीज हैं तो स्टेट के द्वारा उसको कुछ राइट्स भी दिए गए होंगे।
ठीक, जबकि पीपल आपके वह हैं जिनकी ड्यूटीज तो हैं किंग के प्रति, लेकिन किंग के द्वारा उनको कोई राइट्स नहीं दिए गए हैं। ठीक, तो हम भारत के सिटीजन हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे भारत के प्रति कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है गवर्नमेंट के प्रति, तो इस गवर्नमेंट के द्वारा हमें आपके कुछ राइट्स भी प्रदान किए गए हैं। एक क्वेश्चन आपके आया है कि आर्टिकल 370 आपके क्यों बनाया गया, आपके क्या इसका प्रोविजन है। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझ लें कि आपके आर्टिकल 370 अब हट गया है, तो इससे क्वेश्चन तो आपके नहीं आएगा। पहली चीज तो आप लोग ये समझ लो। अब हम यहां ये समझ लें आपके कि ये बनाया क्यों गया। ठीक, अब ये बनाया क्यों गया, अब इसको आपको समझना है, तो पूरी आपकी एक स्टोरी है। ठीक, समझ लो आप, बाकी के एग्जाम में आपके नहीं आएगी। तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर आर्टिकल 370 समझना है तो इसको समझने से पहले हम लोग आपके आएंगे, जब ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में आपके लगा था तो उस समय की आपके सिचुएशन क्या थी। ठीक, आप सभी को पता है कि 1857 की हुई थी क्रांति, और 1857 की आपके क्रांति के बाद में आपके होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आपके भारत में हुआ समाप्त और ब्रिटिश क्राउन का शासन आपके भारत में हुआ लागू। तो उस समय आपके सिचुएशन थी क्या, उस सिचुएशन को आप समझो। सबसे पहले आप इंडिया समझो 1858, यहां से आपको सारी चीजों को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब हुआ क्या था। इसको समझने के लिए हमें कहां चलना पड़ेगा, 1858 में। 1858 में हमने आपको बताया कि ये जो आपके भारत है 1858 में ये दो हिस्सों में आपके बटा हुआ था। एक हिस्सा आपके वह था जिसके ऊपर शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक, ये हिस्सा आपके चला गया किसके शासन में, ब्रिटिश क्राउन के शासन में। इस हिस्से का शासन आपके किसके पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन के पास आपके सिर्फ वह क्षेत्र आपके गया था जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ठीक है, और इस पूरे क्षेत्र को हम जानने लगे थे उस समय ब्रिटिश प्रोविंस यानी कि ब्रिटिश प्रांत। इस पूरे क्षेत्र को हम किस नाम से जानने लगे थे, ब्रिटिश प्रोविंस यानी कि ब्रिटिश प्रांत के नाम से। ठीक है, अब आपके पूरे भारत में ये लगभग 60% क्षेत्र था। ठीक, ये वो क्षेत्र था, ये जो बाकी का आप देख रहे हो, इस क्षेत्र पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कभी राजा यानी कि साम्राज्य नहीं रहा। ठीक है, इस 40% बाकी के भारतीय भूभाग पर आपके शासन हुआ करता था किसका, प्रिंसली स्टेट्स यानी कि आपके देसी रियासतों का। ये 40%, इस 40% क्षेत्र पर आपके देसी राजा शासन करते थे और इस पे आपके 60% क्षेत्र पर आपके ब्रिटिश क्राउन का शासन था। अब 1858 में आपके होता क्या है, ठीक, एक विक्टोरिया डिक्लेरेशन होती है, विक्टोरिया घोषणा। इसी विक्टोरिया घोषणा के द्वारा आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में किया गया समाप्त। अब ये विक्टोरिया डिक्लेरेशन आपके कहती क्या है, 1858 में जो विक्टोरिया डिक्लेरेशन आपके होती है, ठीक, वो ये कहती है कि ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत के अंदर सिर्फ उस क्षेत्र में लगेगा जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। इसके अलावा बाकी के क्षेत्र में ब्रिटिश क्राउन का शासन नहीं लगेगा। बाकी के क्षेत्र में जो शासन रहेगा इन्हीं प्रिंसली स्टेट्स यानी देसी रियासतों का रहेगा। जो लोकल राजा यहां आपके शासन कर रहे हैं वही लोकल राजा यहां शासन करते रहेंगे। ठीक है, दूसरा आपके इस विक्टोरिया डिक्लेरेशन में कहा गया कि ब्रिटिश क्राउन अब भारत में अपनी सत्ता का विस्तार नहीं करेंगे। इसका मतलब अब ब्रिटिश क्राउन कभी भी यानी ब्रिटिश क्राउन सिर्फ उतने ही क्षेत्र पर शासन करेंगे जितने क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ब्रिटिश क्राउन भारत में अपने एम्पायर का एक्सपेंशन नहीं करेंगे, यानी कि इस 40% क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन कभी भी अटैक नहीं करेंगे और ब्रिटिश क्राउन कभी भी इस 40% क्षेत्र पर शासन के उद्देश्य से कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे। ठीक, दूसरा आपके ब्रिटिश क्राउन कहता है कि ये 40% क्षेत्र में जो राजे रजवाड़े हैं उन राजे रजवाड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ब्रिटिश क्राउन लेते हैं। ठीक है, और यहां आपके क्या होता है कि एक संधि साइन होती है ब्रिटिश क्राउन और प्रिंसली स्टेट के बीच में, जिस संधि को हमने आपके नाम दिया था क्या, ब्रिटिश पैरामाउंसी। क्या नाम दिया था, ब्रिटिश पैरामाउंसी यानी कि ब्रिटिश सर्वोच्चता का नियम। ब्रिटिश पैरामाउंसी या ब्रिटिश सर्वोच्चता की आपकी ये जो संधि थी, ये संधि आपके क्या कहती है,
ब्रिटिश सर्वोच्चता की संधि आपके ये कहती है कि ये जो आपके प्रिंसली स्टेट्स यानी कि ये जो देसी रियासतें हैं, ये देसी रियासतें आपके क्या होंगी, अपने इंटरनल मैटर इसमें तो होंगी आपके ये स्वतंत्र, अर्थात अपने इंटरनल मैटर में डिसीजन लेने में ये प्रिंसली स्टेट्स स्वतंत्र होंगी। ब्रिटिश क्राउन का इसमें कोई भी इंटरफियर नहीं होगा। लेकिन इन देसी रियासतों के जो एक्सटर्नल मैटर हैं, यानी कि इनके जो आपके बाहरी मामले हैं, एक्सटर्नल मैटर लाइक आपके फॉरेन विदेश, डिफेंस रक्षा और कम्युनिकेशन संचार, इनके जो आपके एक्सटर्नल मैटर हैं, इन एक्सटर्नल मेथड का आपके जो निर्धारण करेंगे वो आपके करेंगे कौन, ब्रिटिश क्राउन। ये हमने आपको 1858 में भी समझाया था। तो 1858 में आपकी व्यवस्था ये की गई, ठीक, कि ये आपके जो पूरा भारत है ये दो हिस्सों में आपके बट गया। ये वो भारत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जीता गया, इस पर ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया 60% भारत पे, और इन्हें ब्रिटिश प्रोविंस के नाम से जाना जाने लगा। ये 40% क्षेत्र पे देसी रियासतों का शासन था और 1947 तक यही शासन आपके रहा। ठीक, ब्रिटिश क्राउन ने इस क्षेत्र के ऊपर कभी अटैक नहीं किया, देसी राजा शासन करते थे इस क्षेत्र में। ठीक है, प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश क्राउन के बीच आपके साइन होती है ब्रिटिश पैरामाउंसी यानी ब्रिटिश सर्वोच्चता की संधि, और इस ब्रिटिश पैरामाउंसी की संधि के तहत इन देसी रियासतों को आपके ये अधिकार दिया गया कि ये अपने आंतरिक मामलों में तो पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी, लेकिन इनके बाह्य मामलों का निर्धारण ब्रिटिश क्राउन करेंगे। ठीक, बाह्य मामले कौन से, फॉरेन डिफेंस और कम्युनिकेशन, फॉरेन डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, ये इनके आपके बाहरी मामले हुए। ठीक है, अब यहां आगे चल के क्या हुआ, अब आगे चल के एक पॉइंट और याद रखना, ये वो क्षेत्र था जो आपके ब्रिटिश क्राउन का शासन था और ये वो क्षेत्र था जहां देसी रियासतों का शासन था। अब आगे चल के क्या होगा कि भारत में आपके फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होगा, स्वतंत्रता आंदोलन। तो स्वतंत्रता आंदोलन याद रखना, ये जो शुरू होगा वो इस क्षेत्र में होगा सिर्फ 60% में। किस क्षेत्र में होगा, इस 60% में, फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य आपके क्या था, ब्रिटिश शासन से मुक्ति। ये जो 60% क्षेत्र था इसमें आपके स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होगा। स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से मुक्ति। अब इस 40% क्षेत्र में तो ब्रिटिश शासन था ही नहीं, तो यहां कभी भी स्वतंत्रता आंदोलन स्टार्ट नहीं हुआ। देसी रियासतों में कभी भी फ्रीडम स्ट्रगल नहीं चला। इन देसी रियासतों में आपके जो आंदोलन शुरू आपके समय के साथ हुआ, इस आंदोलन का आपके नाम था प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन। अब यहां प्रजामंडल आंदोलन क्या था, प्रजामंडल आंदोलन का आपके जो उद्देश्य था वो था ये जो निरंकुश राजा हैं, जो डिक्टेटर किंग है, इनकी सत्ता को समाप्त करके डेमोक्रेसी की स्थापना करना। प्रजामंडल आंदोलन का क्या उद्देश्य था, जो इस 40% क्षेत्र में थे, जो डिक्टेटर किंग हैं, जो निरंकुश राजा हैं, उनकी सत्ता की समाप्ति करके डेमोक्रेसी की स्थापना करना। और वहीं आपके इस फ्रीडम स्ट्रगल का क्या उद्देश्य था, ब्रिटिश शासन की सत्ता को समाप्त करके आपके डेमोक्रेसी की स्थापना करना। दोनों ही आंदोलन का उद्देश्य एक था। भविष्य में आपके दोनों आंदोलन जुड़ेंगे और फ्रीडम स्ट्रगल भारत में सक्सेस होगा और 1947 में आपके भारत हो जाएगा स्वतंत्र। 1947 में भारत क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। अब हम देखते हैं सारी कहानी जो शुरू होगी है भारत के स्वतंत्र होने के साथ होगी, कि भारत जब आपके स्वतंत्र हुआ तब क्या हुआ। इस कहानी को यहां तक समझ लें हम, ठीक है, तो समझना आप। अब यहां ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ठीक। पूरे वर्तमान भारत का आधार अब इस स्वतंत्रता के बाद आपके सिस्टम शुरू होगा। तो ये देखा आपने 1858 से लेके 1947 तक भारत में आपके यही व्यवस्था थी। कौन सी, ये जो आप देख रहे हो, पूरा भारत दो हिस्सों में बटा हुआ था। अब आते हैं हम इंडिया 1947। समझना 1947 की स्थिति। 1858 से 1947 तक ये भारत था। 1947 में आपके 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक, ये भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन आपके कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम भारत और पाकिस्तान दोनों को स्वतंत्र एवं संप्रभु देश घोषित कर देंगे।
यानी कि इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी डिक्लेयर्ड सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन 15 अगस्त 1947। अर्थात ये जो ब्रिटिश प्रोविंस का ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ब्रिटिश प्रोविंस के इस क्षेत्र को आपके दो देश या दो स्टेट में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें से एक होगी पाकिस्तान और एक होगी इंडिया। ठीक, ब्रिटिश क्राउन का शासन सिर्फ इस क्षेत्र पे था, इस पे नहीं। ठीक, तो जो निर्णय ब्रिटिश पार्लियामेंट ले सकती थी वो इस क्षेत्र के लिए ले सकती थी। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो आपके निर्माण हुआ वो सिर्फ इस 60% क्षेत्र से हुआ। ठीक, 40% क्षेत्र पे अभी भी देसी रियासतों का शासन है। ठीक है, यही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहेगा आपके कि प्रिंसली स्टेट के ऊपर से ब्रिटिश पैरामाउंसी को समाप्त किया जाता है। अर्थात भारत में जितनी भी आपके प्रिंसली स्टेट हैं, अब ये सभी प्रिंसली स्टेट अपने इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर में डिसीजन लेने में आपकी हो गई स्वतंत्र। तो याद रखना कि 15 अगस्त 1947 को, ठीक, भारत पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया पाकिस्तान प्लस 552 प्रिंसली स्टेट ये स्वतंत्र हुए थे 15 अगस्त 1947 को। ठीक, हम कहते हैं कि सिर्फ भारत स्वतंत्र हुआ है, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ। भारत, पाकिस्तान और 552 प्रिंसली स्टेट, ठीक, इनमें से हर प्रिंसली स्टेट आपके एक देश के रूप में आपके अपना निर्माण कर सकती चाहे तो। अब समझना, अब यहीं आपके लॉर्ड माउंटबेटन आपके क्या कहते हैं? ठीक, लॉर्ड माउंटबेटन आपके ये कहते हैं, ठीक है, क्या कि ये जो आपके प्रिंसली स्टेट है इनसे ब्रिटिश पैरामाउंसी को समाप्त किया जाता है। ये प्रिंसली स्टेट चाहें तो इंडिया में शामिल हो जाए, ये प्रिंसली स्टेट चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और ये प्रिंसली स्टेट चाहें तो स्वतंत्र रहें। ठीक है, अब समझना आगे। अब यहां आपके 3 जून 1947 को आपके ये कहा गया कि प्रिंसली स्टेट से ब्रिटिश पैरामाउंसी 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगी। अगर ये प्रिंसली स्टेट भारत में शामिल होना चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान में शामिल होना चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र रह जाएं। ठीक है, अब अगर ये प्रिंसली स्टेट भारत या पाकिस्तान किसी में शामिल होना चाहती हैं, और अगर ये 15 अगस्त 1947 से पहले शामिल होती हैं, तो इन प्रिंसली स्टेट के राजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करके भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। क्या कहा गया? 3 जून 1947 को जब भारत की स्वतंत्रता की घोषणा आपके हुई, तो लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि अगर ये प्रिंसली स्टेट भारत या पाकिस्तान में किसी में भी शामिल होना चाहती हैं, ठीक, तो 15 अगस्त 1947 से पहले आपके अगर ये शामिल होती हैं, ठीक, तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करके शामिल हो सकती है, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो आपके साइन करेगा वो करेगा देसी रियासत का राजा। ठीक है, और अगर 15 अगस्त 1947 के बाद कोई प्रिंसली स्टेट भारत या पाकिस्तान में शामिल होना चाहे, ठीक, तो वहां इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अब कार्य नहीं करेगा। अब वो प्रिंसली स्टेट पब्लिक रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह के आधार पर ही भारत या पाकिस्तान में आपके शामिल हो सकती है। तो यहां आपके दूसरा क्वेश्चन आपके क्या बना? इन रियासतों को यह अधिकार आपके दिया गया, ठीक है, क्या अधिकार दिया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अगर ये भारत या पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दे, और देसी रियासतों का जो राजा होगा वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके भारत और पाकिस्तान में अपनी रियासत का विलय कर सकता है। लेकिन अगर 15 अगस्त 1947 के बाद विलय हुआ तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अब साइन नहीं होगा, अब होगा पब्लिक रेफरेंडम। क्या होगा? पब्लिक रेफरेंडम। अब आगे की कहानी यहां क्या होती है यह समझना। ठीक, तो प्रिंसली स्टेट ये हुई आपके प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स आपके अगर मर्ज होती हैं इंडिया और पाकिस्तान में, इनका अगर आपके मर्ज यानी कि अगर इनका विलय होता है इंडिया और पाकिस्तान में, तो यहां आपके 2 स्थितियां बनती हैं। 2 स्थितियां क्या? 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले पहली सिचुएशन, और दूसरी सिचुएशन 15 अगस्त 1947 के बाद। 15 अगस्त 1947 के बाद।
ठीक। तो 15 अगस्त 1947 से पहले अगर प्रिंसली स्टेट का विलय भारत या पाकिस्तान में करना है तो विलय आपके होगा किसके द्वारा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को आपके साइन करेगा उस देसी रियासत का राजा। 552 आपके जो प्रिंसली स्टेट थी उसमें से आपके 549 प्रिंसली स्टेट, 549 प्रिंसली स्टेट ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को आपके साइन कर दिया। क्या कर दिया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर दिया, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 से पहले आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करके 549 प्रिंसली स्टेट भारत या पाकिस्तान में आपके क्या हो गई? शामिल हो गई, ठीक है। अब इनमें से आपके सिर्फ 3 प्रिंसली स्टेट बची। कौन सी 3 प्रिंसली स्टेट बची? एक्सेप्ट जूनागढ़, एक्सेप्ट हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। टोटल 552 हो गई। अब यहां दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन आपके यहां यह है कि अगर 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, अगर ये रियासतें आपके भारत या पाकिस्तान में शामिल नहीं होती तो अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की अवधि हो गई समाप्त। अब अगर 15 अगस्त 1947 के बाद में आपके अगर कोई देसी रियासत भारत या पाकिस्तान में शामिल होना चाहे तो इसके लिए अब होगा पब्लिक रेफरेंडम, यानी कि जनमत संग्रह। वहां की जनता के बीच में जनमत संग्रह कराया जाएगा और अब वो जनता डिसाइड करेगी कि उसे भारत या पाकिस्तान में शामिल होना है या नहीं होना है, ठीक। और जनमत संग्रह करेगी उस क्षेत्र की जनता। ये आपकी कहानी यहां तक हुई, ठीक है। अब आगे समझना आगे की कहानी अब आपके होती क्या है। यह सिचुएशन आपके 1947 में डिसाइड हो गई, ठीक। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र होते हैं और 549 प्रिंसली स्टेट आपके क्या करती हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके भारत और पाकिस्तान में आपके शामिल हो जाती हैं, एक्सेप्ट जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब यहां पहले हम जूनागढ़ और हैदराबाद की एक शॉर्ट स्टोरी सुन लें, उसके बाद फिर हम आते हैं जम्मू एंड कश्मीर किन परिस्थितियों में इसका विलय हुआ, ठीक है। तो जूनागढ़ की अगर हम आपके बात करें तो जूनागढ़, ठीक, तो जूनागढ़ आपके कहां है? गुजरात। अब जूनागढ़ का आपके जो राजा था वो था आपके मुस्लिम और जूनागढ़ की जो ज्यादातर प्रजा थी आपके वो थी आपके क्या? हिंदू। जूनागढ़ का आपके राजा ये पाकिस्तान में विलय आपके चाहता था। अब जूनागढ़ आपके जो है इसकी कोई भी आपके सीमा पाकिस्तान से मिलती नहीं थी, तो यहां की जनता ने आपके क्या किया कि यहां आपके कर दिया विद्रोह और जूनागढ़ का जो राजा या दीवान था ये भाग के आपके चले गए पाकिस्तान। फिर बाद में आपके ठीक सरदार पटेल के हस्तक्षेप से यहां पब्लिक रेफरेंडम हुआ और ये जूनागढ़ रियासत का विलय हुआ आपके कहां? इंडिया के अंदर। अब ठीक इसी तरीके से हम आते हैं हैदराबाद स्टेट के ऊपर, ठीक है। अब हैदराबाद आपके स्टेट की अगर हम बात करें तो हैदराबाद स्टेट में आपके हुआ ये कि जब आपके स्वतंत्र आपके ये होता है भारत पाकिस्तान, ठीक है, तो उसी टाइम हैदराबाद के अंदर जो कांग्रेस की जो आपके कमेटियां थी, ठीक है, ये कांग्रेस की कमेटियां आपके हैदराबाद के भारत में विलय के लिए आपके आंदोलन करने लगी। अब जब आपके कांग्रेस की कमेटियों ने आपके ये आंदोलन किया तो आपके हैदराबाद का जो नवाब था वो था आपके मुस्लिम और हैदराबाद की अधिकतर जनता थी ये भी आपके हिंदू थी, ठीक है। तो वहां आपके नवाब की आपके आर्मी ने कांग्रेस की कमेटी और वहां के स्थानीय हिंदू लोगों का आपके क्या किया? दमन आपके शुरू किया। यह हुआ, कांग्रेस को आपके ये बात पता चली, ठीक। तो यहां आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपके यहां आर्मी का आपके यूज किया, ठीक है, और इसके बाद में आपके हैदराबाद के नवाब को आपके मजबूर किया, ठीक है, कि वो आपके क्या करें? भारत में विलय के लिए तैयार हो जाएं। तो हैदराबाद के नवाब यहां सरेंडर करेंगे आपके पटेल के सामने और यहां भी आपके जनमत संग्रह के द्वारा आपके हैदराबाद को शामिल किया जाएगा कहां? इंडिया यूनियन के अंदर। ये दोनों तो आपके दबाव से हो गए शामिल। अब बचता है आपका कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर की आपकी सिचुएशन आपकी होती क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम आपकी बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के आपके जो नवाब थे, आपके नवाब यानी राजा, ठीक, यहाँ के राजा थे आपके हिंदू, हरि सिंह, ठीक है, और यहाँ की अधिकतर आपकी जनसंख्या थी आपके वो क्या थी? मुस्लिम। तो अब 15 अगस्त 1947 को आपके जम्मू कश्मीर के राजा ने न पाकिस्तान में शामिल होना उचित समझा ना आपके भारत में। अब ये सिस्टम आपके चलता रहा। अब होता क्या है आपके कि पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान की आपके जो आर्मी थी, ठीक, इसने अक्टूबर के आते आते तक
अपनी आर्मियों को वहां की लोकल ट्राइब के भेष में जम्मू कश्मीर के अंदर घुसा दिया। ठीक है, अब लोकल ट्राइब के भेष में आपके जब जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की आर्मी आपके अक्टूबर 1947 में आपके घुस गई, तो फिर जम्मू कश्मीर के आपके नवाब ने आपके भारत के सामने, या भारत के उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, पंडित नेहरू के सामने आपके ये कहा कि हम बिना किसी शर्त के भारत में विलय करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके भारत में विलय करना चाहते हैं। अब पूरी बात सुनना। अब यहां आपके ये बात थी आपके 22 अक्टूबर 1947 के आसपास की। ठीक है, उसी समय आपके जम्मू कश्मीर का विलय होता है भारत में। अब यहां आपके हरि सिंह आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करना चाहते हैं। तो अब यहां आपके एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में आपके जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार वल्लभ भाई पटेल और आपके जम्मू कश्मीर रियासत के आपके दीवान होते हैं। और जम्मू कश्मीर रियासत के दीवान इन तीनों से आपके कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना चाहते हैं। अब आपके यहां लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना तो चाहते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की अवधि समाप्त हो चुकी है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की अवधि थी 15 अगस्त 1947 और ये जो डेट चल रही थी ये चल रही थी आपके अक्टूबर 1947। इसका मतलब आपके लीगल तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं हो सकता था। ठीक, तो अब यहां सरदार पटेल भी बैठे थे। उन्होंने आपके चुपचाप मीटिंग में कहा कि इसको कौन देख रहा है, 22 अक्टूबर को आया है, इसको चुपचाप आप पहले की डेट में शामिल कर दो। लेकिन सरदार पटेल की बात ना माउंटबेटन ने सुनी ना नेहरू ने सुनी। ठीक, दोनों ही आपके अपने उसूलों के पक्के थे तो आज तक जम्मू कश्मीर भुगत रहा है इस बात को। चुपचाप अगर उस कमरे में विलय हो गया होता तो आज ये समस्या नहीं होती। तो अब यहां आपके हुआ ये कि लॉर्ड माउंटबेटन आपके कहते हैं किससे, जम्मू कश्मीर के दीवान से, कि पाकिस्तान ने आपके ऊपर अटैक कर दिया है, तो अब हम यहां इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से तो भारत में आपका विलय नहीं कर सकते। अभी हम करते क्या है कि अभी हम सिर्फ इतना करेंगे कि जम्मू कश्मीर को भारत का हम अंग घोषित करेंगे, सिर्फ अंग घोषित करेंगे। ठीक, पहली चीज। दूसरा, अब यहां आपने एक संधि देखी थी इधर, ब्रिटिश पैरामाउंसी। कौन सी संधि, ब्रिटिश पैरामाउंसी की। इस संधि में आपने देखा कि प्रिंसली स्टेट के ये 3 मामले कौन देख रहा था, ब्रिटिश क्राउन। बस यही हुआ था 1947 में। और विलय कुछ इस प्रकार की शर्त पे हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर अपने समस्त आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होगा और भारत सरकार जम्मू कश्मीर के सिर्फ फॉरेन डिफेंस और कम्युनिकेशन मुद्दों का निर्धारण करेगी। ठीक, जम्मू कश्मीर भारत का संपूर्ण अंग तब माना जाएगा जब जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह यानी कि पब्लिक रेफरेंडम हो जाएगा। यह आपके 1947 अक्टूबर में कहानी आपके हुई। तो आपके 1947 अक्टूबर में तय क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के फॉरेन डिफेंस एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड मैटर, ठीक, ये देखेगी भारत सरकार और बाकी के जम्मू कश्मीर अपने समस्त मामलों में आपके क्या होगा, स्वतंत्र होगा। जम्मू कश्मीर को अपना आंतरिक शासन करने के लिए संविधान बनाने का आपके अधिकार होगा। अब ये जो प्रोविजन साइन हुआ था, इसी प्रोविजन को आपके एक संविधान सभा के एक सदस्य थे गोपाल स्वामी अय्यंगर। गोपाल स्वामी अय्यंगर ने आपके इसको सेक्शन 307 बी के रूप में आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा और यही जब प्रस्ताव पास हुआ तो यही बन के आता है आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 370 आपके यही कहता है, ठीक, कि J&K, ठीक, J&K आपके है क्या, अपने समस्त आंतरिक मामलों में आपके स्वतंत्र है। ठीक है, अलग इसका संविधान बनाने का अधिकार होगा जिससे कि ये आंतरिक मामलों का निर्धारण करेगा और जम्मू कश्मीर के सिर्फ फॉरेन डिफेंस और कम्युनिकेशन मुद्दों का निर्धारण भारत सरकार करेगी। तो ये जो आपके प्रोविजन 1947 में बना था, यही प्रोविजन आपके लास्ट ईयर तक चल रहा था। लास्ट ईयर में आर्टिकल 370 और सेक्शन 35 आर्टिकल 35A, इन दोनों को आपके समाप्त करके जम्मू कश्मीर को भारत का आपके पूर्ण अंग घोषित कर दिया गया। तो ये थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर की पूरी कहानी। ठीक है, तो ये आपके ब्रिटिशर्स की देन थी, ये पूरी व्यवस्था जो अभी आपके यहां तक चली आ रही थी। नेक्स्ट आपके जो डाउट है संदीप राज, जिसे गवर्नमेंट फंड एंड कंट्रोल करती है। ठीक है, तो यहां याद रखना कि बेसिकली आपके फंडामेंटल राइट के अगर हम वायलेशन की बात करें तो इसमें जो आपके जो वर्ड दिया है ये सिर्फ इतना बोल रहा है आपके वर्ड कि गवर्नमेंट के द्वारा आपके फंडामेंटल राइट का आपके वायलेशन हो तो। ठीक है, ऐसा नहीं है, फंडामेंटल राइट का जो दायरा है इससे ज्यादा है। जैसे कि हम बात करें आपकी किससे, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का निषेध।
अब अनटचेबिलिटी गवर्नमेंट कभी नहीं करेगी। अनटचेबिलिटी क्या है? एक व्यक्ति या एक समुदाय के द्वारा दूसरे व्यक्ति या दूसरे समुदाय पे होगा और वो भी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, और अगर ऐसा हुआ तब भी गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। ठीक है, तो यहां आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन जो है आपके, सिर्फ ये स्टेट के द्वारा व्यक्ति के शोषण की रक्षा नहीं है, ये किसी व्यक्ति या किसी समुदाय के द्वारा अगर किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय का शोषण हो रहा है तब भी आपके फंडामेंटल राइट की आपकी सुरक्षा की जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ स्टेट के संदर्भ में इसमें दिया है। दूसरा याद रखना कि सैटरडे को आपके ये बैच नहीं होता, तो सैटरडे की कोई क्लास आपकी अपडेट नहीं होती, सैटरडे को ये बैच क्लोज रहता है, याद रखो। यस तो जो आपके ये राइट है, ठीक है। अब आते हैं हम इससे आगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज काइंड ऑफ एग्रीमेंट एग्जैक्टली। ठीक, और कोई डाउट यहां से आगे तक? नेक्स्ट, तो यहां आपके जो अड्डा के स्टूडेंट्स की आपके जो एक दो समस्याओं से रिलेटेड जो आपके डाउट्स लिखे हुए हैं, तो आप लोगों के डाउट्स जल्दी ही आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे अड्डा टीम से आपके बात करके, जो एक दो आपको क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करें। काफी टाइम हो गया जम्मू कश्मीर को समझने में। ठीक, होप सो कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो पहले हम टॉपिक को शुरू करें, उसके बाद हम फिर डाउट लेते हैं, अदरवाइज आज का टॉपिक नहीं हो पाएगा। ठीक दूसरा, हमने आप लोगों से पहले ही बोला था, जैसे कि अगर आपके मन में कोई डाउट आपके अभी आ रहा है और आप बाई चांस अगर क्लास में नहीं पूछ पाते, क्लास में आप नहीं पूछ पा रहे हैं किसी कारणवश, ठीक है, तो आप लोगों को हमने पहले ही अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है कि डाउट को आप क्लास के बाद भी पूछ लें। या मान लिया कि आपने डाउट पूछा और हम आपको क्लास में जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि डाउट बहुत सारे आपके हो जाते हैं, तो क्लास में अगर हम आपको जवाब न दे पाए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप डाउट कभी भी पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सिटीजनशिप आपके, यानी कि हम नागरिकता की आपके अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां याद रखना नागरिकता से रिलेटेड कुछ तो हम देखेंगे यहां जनरल प्रोविजन। ठीक है, फिर हम देखेंगे नागरिकता को हम प्राप्त कैसे करते हैं भारत की, फिर लॉस ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है, फिर ड्वेल्व सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान, और एनपीआर, सीए और एनआरसी। ठीक, ये वर्ड आप जो सुन रहे हो बेसिकली इनका अर्थ क्या होता है और इनका उपयोग आपके कहां होता है, इनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो एनपीआर, सीए और एनआरसी, इन तीनों वर्ड्स को भी हम एक बार समझेंगे। ठीक है, ये समझ तो लें कि जिनका हम विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, उसका सिर्फ अर्थ क्या है। ठीक, आगे आते हैं। अब तो सबसे पहले तो हम आपके ये समझते हैं कि सिटीजनशिप यानी कि आपके नागरिकता, आपके इसके सामान्य प्रावधान क्या हैं। ठीक है, ये समझना है। तो सबसे पहले आते हैं जनरल प्रोविजन, सामान्य प्रावधान। तो नेक्स्ट, अब हम एक एक करके हम समझते हैं पूरे सिस्टम को। तो सिटीजनशिप यानी कि आपके नागरिकता, नागरिकता से संबंधित प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 में आपके दिए गए हैं, जो कि आपके आर्टिकल 5 से 11 तक हैं। ठीक है, अब हम आपकी नागरिकता से संबंधित सामान्य प्रावधान यानी जनरल प्रोविजन को समझें। तो सबसे पहले तो हम आपके ये देखें कि नागरिक हम कहते किसे हैं। ठीक, तो नागरिक आपके क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी देश के नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी देश के नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, उस व्यक्ति को हम कहते हैं आपके उस देश का नागरिक। यानी कि तात्पर्य आपके क्या है? ए पर्सन हु एंजॉयज द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ऑफ एनी कंट्री। ठीक, एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी देश के नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। अब आगे यहां याद रखना, नागरिक यानी कि सिटीजन आपके वह व्यक्ति होता है जिसे उस देश में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हों और उस व्यक्ति की उस देश के प्रति कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हों। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को उसे उस देश में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं और उसकी उस देश के प्रति कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस देश का नागरिक। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना, आगे किसी भी देश में आपके नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे उस देश में वोट देने का अधिकार हो और चुनाव लड़ने का अधिकार हो। किसी भी व्यक्ति को आपके वोट देने और चुनाव लड़ने का आपके जो अधिकार होता है वो होता है उस देश में किसको? सिटीजन्स को। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट याद रखना, इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर आपके कौन सी सिटीजनशिप का प्रोविजन है?
सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि इंडिया में आपके एकल नागरिकता का प्रावधान है और इंडिया के अंदर आपके जो कोई व्यक्ति है वो सिर्फ आपके भारत का नागरिक हो सकता है। कहां का हो सकता है? भारत का नागरिक हो सकता है, भारत के किसी स्टेट का नागरिक नहीं हो सकता। तो इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन सिर्फ इंडिया का सिटीजन आपके हो सकता है, इंडिया की किसी स्टेट का सिटीजन नहीं हो सकता। इसके बाद में याद रखना, भारत के अंदर आपके जो दोहरी नागरिकता या जो ड्वेल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो सिर्फ किया गया है पीआईओ के लिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का आपके मतलब है भारतीय मूल के नागरिक। ठीक, तो ड्वेल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन आपके जो किया गया है वो सिर्फ आपके किसके लिए किया गया है? पीआईओ के लिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए। अब ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है ये हम अभी आगे समझेंगे। अब नेक्स्ट दूसरा यहां एक पॉइंट और याद रखना कि इंडिया के अंदर ठीक नागरिकता से संबंधित मामलों का क्रियान्वयन यानी कि एग्जीक्यूशन जो मिनिस्ट्री करती है उसे हम क्या कहते हैं? होम मिनिस्ट्री। ठीक है, नागरिकता से संबंधित मामलों का जो एग्जीक्यूशन करती है आपके वो होम मिनिस्ट्री, और सिटीजनशिप से रिलेटेड आपके जो एक्ट का निर्माण करती है वो करती है पार्लियामेंट। ठीक, पार्लियामेंट यानी कि संसद। अब नेक्स्ट यहां आगे इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना, भारत के अंदर जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स इंडिया के अंदर सिर्फ आपके दिए गए हैं इंडियन सिटीजन्स को। ठीक, कौन कौन से फंडामेंटल राइट? जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ठीक है, ये 5 फंडामेंटल राइट आपके ऐसे हैं जो भारत के अंदर सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिले हैं। ठीक, भारत के अंदर आने वाले विदेशियों को ये राइट्स नहीं मिले, जबकि इन 5 फंडामेंटल राइट के अलावा जो अदर आपके राइट हैं वो भारतीयों को भी मिले हैं, भारत में रहने वाले, और भारत में रहने वाले विदेशियों को भी मिले हैं। ये ध्यान रखना। अब आते हैं हम इससे आगे। ठीक, अब इससे आगे नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं। अब नेक्स्ट आपके समझे हम, अब सबसे पहले आपके यहां हमने एक वर्ड देखा पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो यहां कुछ बेसिक वर्ड आप समझ लो। एक वर्ड आपके एनआरआई, एक वर्ड आपके पीआईओ और एक वर्ड आपके ओसीआई। ये आगे आपके काम आएगा। ठीक है, समझना है। तो नेक्स्ट सबसे पहला आपके ये जो वर्ड है वो वर्ड है आपके एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि अप्रवासी भारतीय। ठीक है, ये बेसिकली आपके होता कौन है? ठीक, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत के अंदर हुआ है। मान लिया आप में से कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर आपका जन्म हुआ है। ठीक, लेकिन वह व्यक्ति एक साल में 182 दिन से ज्यादा भारत से बाहर रहता हो तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म आपके भारत में हुआ हो लेकिन वह व्यक्ति साल में 182 दिन से ज्यादा भारत से बाहर रहता हो तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? आपके एनआरआई। ठीक, अब आते हैं हम इसके बाद आगे। ये जो आपके व्यक्ति है ये हो कौन सकता है? समझना। मान लिया कि अब आप में से कोई भी व्यक्ति फॉरेन स्टडी के लिए चला गया, अब 1 साल तक आप आए ही नहीं विदेश से बाहर इंडिया। ठीक, या विदेश में जॉब के लिए आप चले गए। ठीक, आप इंडिया आई नहीं आपके 1-2 साल तक आप, तो आप क्या हो गए? एनआरआई। अब आप एनआरआई भले ही हो, एनआरआई मतलब आप इंडियन सिटीजन हो, लेकिन कैसे इंडियन सिटीजन? नॉन रेजिडेंट, जो भारत में नहीं रहते। ठीक, तो इंडियन सिटीजन को मिलने वाले समस्त राइट और समस्त ड्यूटीज आपको प्राप्त होंगी। ठीक, यानी कि एनआरआई आपके क्या हैं? ये सिर्फ भारतीय हैं, लेकिन कौन से भारतीय हैं? जो भारत में नहीं रहते, बस भारत से बाहर रहते हैं साल में 182 दिन से ज्यादा। ठीक, ये क्लियर हुआ? तो आपके साल में 182 दिन से ज्यादा ये कहां रहेंगे? ये भारत से बाहर रहेंगे। तो ये वर्ड होता है आपके एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन। सरल भाषा में हम समझे तो ठीक है, इंडियन पासपोर्ट होल्ड करेंगे और इंडियन सिटीजन को मिलने वाली हर सुविधा इनको मिलेगी। अब इसके बाद में दूसरा वर्ड आपके होता है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब नेक्स्ट आगे याद रखना, अब दूसरा जो आपके वर्ड आता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आपके क्या है ये समझना, भारतीय मूल के नागरिक। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आपके ये वो व्यक्ति हैं जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है।
ठीक, किसी का अमेरिका हुआ है, किसी का मॉरिशस हुआ है, किसी का ट्रिनिडाद टोबैगो हुआ है, किसी का मलेशिया हुआ है, किसी का थाईलैंड हुआ है। ठीक है, तो फिर ये व्यक्ति हैं कौन? ठीक, वे व्यक्ति जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है लेकिन इनके पूर्वज भारतीय थे, इनके दादा दादी, इनके नाना नानी भारतीय थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले ये भारत को छोड़ के चले गए। ठीक, या दूसरे तरीके से हम बोले तो स्वतंत्रता से पहले इनके जो पूर्वज थे वो भारत को छोड़कर विदेशों में जाके बस गए। अब उनके ही जो बच्चे हैं, ठीक, उनके जो बच्चे हैं, उन बच्चों को हम कहते हैं पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आपकी कौन सी कैटेगरी है? ठीक, वे व्यक्ति जिनका जन्म आपके भारत से बाहर हुआ है। तो इसका मतलब ये पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन नहीं है। इनका जन्म जिस देश में हुआ है ये उस देश के सिटीजन है, लेकिन इनके दादा दादी नाना नानी कहां के रहने वाले थे? भारत के रहने वाले थे, और उन्होंने 26 जनवरी 1950 से पहले भारत छोड़ दिया था, सरल भाषा में बोलें तो। ठीक है, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये भारत के नागरिक नहीं है क्योंकि इनका जन्म आपके भारत में नहीं हुआ है। ठीक, पहली चीज तो ये हुआ। अब आते हैं हम इसके बाद दूसरा एक वर्ड है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये ओसीआई आपके कौन सी कैटेगरी होती है? अब इस कैटेगरी को आप समझना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब अगला कंसेप्ट आपके समझना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहां सिर्फ आपके ओसीआई और पीआईओ में जो डिफरेंस है वो आपके क्या है, इस पॉइंट को समझो। डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपके क्या डिफरेंस है ओसीआई में? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें आपके, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आपके हैं क्या? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आपके, ठीक, ये आपके कौन से व्यक्ति हैं? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आपके वो व्यक्ति हैं, ठीक, कौन से व्यक्ति हैं? तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये आपके कौन से व्यक्ति हैं? ये वो व्यक्ति हैं आपके जो इनका जन्म तो आपके कहां हुआ है? भारत से बाहर हुआ है। इनका जन्म आपके कहां हुआ है? भारत से बाहर हुआ है। ठीक, लेकिन इनके जो आपके पूर्वज हैं, दादा दादी नाना नानी, ये सब आपके क्या हैं? ठीक, इनके जो आपके पूर्वज हैं, दादा दादी नाना नानी, ये इंडिया के आपके रहने वाले हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद इन्होंने आपके क्या किया था? भारत को छोड़ दिया और विदेश में सेटल हो गए। यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद में आपके क्या हुआ? भारत में आपके विदेश में आपके सेटल हो गए। ठीक है, अब आगे आते हैं हम इससे नेक्स्ट। अब इससे नेक्स्ट आगे समझना, तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर करना है इसे, एनआरआई कौन व्यक्ति है? इनका बर्थ इंडिया में हुआ है, यानी ये भारत के, जब में इनका जन्म भारत में हुआ है तो ये भारत के रहने वाले हैं। बस अंतर इतना ही, साल में 182 दिन से ज्यादा भारत से बाहर रहते हैं। ठीक है, ये आपके बेसिकली कौन होते हैं? इंडियन सिटीजन। दूसरा याद रखना आपके पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये आपके इंडिया से बाहर इनका जन्म हुआ है, इसका मतलब ये विदेशी नागरिकता इनको मिली है। ठीक, लेकिन इनके दादा दादी नाना नानी भारत के रहने वाले थे जिन्होंने 26 जनवरी 1950 से पहले भारत छोड़ दिया था। ठीक है, वहीं नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आपके क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आपके ये वो व्यक्ति हैं जिनका जो जन्म है वो आपके भारत से बाहर हुआ है, मतलब ये भी विदेशी है। ठीक, इनके जो पूर्वज हैं, दादा दादी नाना नानी, ये इंडिया के आपके रहने वाले थे। ठीक, लेकिन आपके इन्होंने 26 जनवरी 1950 के बाद भारत को छोड़ा है। तो पीआईओ कौन है? जिनके पूर्वजों ने 26 जनवरी 1950 से पहले भारत छोड़ा है। और ओसीआई कौन है? जिनके पूर्वजों ने 26 जनवरी 1950 के बाद भारत छोड़ा है। बस यही सिंपल डिफरेंस है दोनों के बीच में। बाकी की बुक्स के अंदर आप डिफरेंस देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब आते हैं हम इससे आगे। अब नेक्स्ट इससे आगे अब हम आते हैं, अब दूसरा पॉइंट जो हम अब समझते हैं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हम समझेंगे यहां, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत की नागरिकता की प्राप्ति। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिकता की प्राप्ति।
तो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता की प्राप्ति को आप लोग समझ लो, फिर आपका डाउट खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले भारतीय नागरिकता की प्राप्ति अगर हम आपके देखें, ठीक, तो नागरिकता के संबंध में आपके, ठीक, कानून बनाने का कार्य आपके दिया गया किसको? पार्लियामेंट यानी कि संसद को। संसद ने नागरिकता के संदर्भ में सबसे पहले एक एक्ट बनाया 1955 में, जिसमें समय समय पर आपके संशोधन होता रहा। ठीक, 1955 में जो पहली बार आपके ये जो एक्ट आया, तो 1955 में पहली बार आपके एक्ट आया, आपके नागरिकता अधिनियम, इसमें आपके कहा गया कि भारत की नागरिकता को 5 तरीके से आपके प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आपके 5 तरीके हैं जिससे इंडियन सिटीजनशिप को आपके प्राप्त किया जा सकता है। तो कौन से 5 तरीके हैं देखें। सबसे पहला तरीका आपके बाय बर्थ यानी कि आपके जन्म से, यानी कि अगर हम आपके देखें तो बाय बर्थ आपके तरीका जस सोली प्रिंसिपल। अब ये तरीका आपके क्या कहता है, अगर किसी बच्चे का जन्म आपके, ठीक, इंडियन टेरिटरी में हुआ है, यानी कि इंडियन टेरिटरी में, इंडियन टेरिटरी का मतलब भारतीय भौगोलिक क्षेत्र, भारतीय आर्थिक क्षेत्र या भारतीय राजनीतिक क्षेत्र, इंडियन टेरिटरी में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक, तो वह कहां का नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा। ठीक, ये ध्यान रखना, टेरिटरी वर्ड का यहां यूज किया गया। और टेरिटरी किसी भी देश की कितनी होती है? 3, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। ठीक, अब इसके बाद में दूसरा याद रखना, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपके ये कहता है बाय डिसेंट, यानी कि पूर्वजों के द्वारा आपके भारत की नागरिकता। तो पूर्वजों के द्वारा अगर हम भारत की नागरिकता की बात करें तो ये प्रिंसिपल आपके कहलाता है क्या? जस सैंग्विन प्रिंसिपल। जस सैंग्विन प्रिंसिपल। ठीक, कौन सा प्रिंसिपल? जस सैंग्विन प्रिंसिपल। क्या कहता है जस सैंग्विन प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल आपके कहता है, ठीक, क्या कहता है आपके ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल आपके कहता है जस सैंग्विन प्रिंसिपल कि बच्चे के जन्म के समय, ठीक, अगर उसके माता पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता है, यानी कि बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता है, ठीक है, तो बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो बाय डिसेंट आपके कहता है कि बच्चे के जन्म के समय अगर उसके माता पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता है तो बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये दूसरा प्रिंसिपल हुआ। अब इसके बाद में आपके तीसरा प्रिंसिपल होता है बाय रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता देने का जो प्रावधान है वो आपके किसके लिए है? पीआईओ। ठीक, दूसरा आपके कॉमनवेल्थ सिटीजन, और तीसरा वे विदेशी महिलाएं जिन्होंने भारतीय पुरुषों से आपके शादी की है। 1955 में जो आपके अधिनियम बना वो आपके क्या कहता है कि पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है बताया था। कॉमनवेल्थ सिटीजन, तो सबसे पहले तो कॉमनवेल्थ सिटीजन आपके कहते क्या है ये समझ लो। विश्व में वे देश जिनमें पहले कभी ब्रिटेन का शासन रहा था, 60 देश थे लगभग ऐसे जिनमें ब्रिटेन का शासन था। विश्व के वे देश जिन देशों पे पहले कभी ब्रिटेन का शासन रहा था उन देशों को हम कहते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज, और इन देशों के नागरिकों को हम कहते हैं कॉमनवेल्थ सिटीजन। तो कॉमनवेल्थ सिटीजन आपके कौन से आपके देश हैं? ठीक, जहां पहले कभी ब्रिटेन का शासन रहा था। अब यहां आगे याद रखना, तो वह व्यक्ति जो या तो हो पीआईओ या हो कॉमनवेल्थ सिटीजन या वे विदेशी महिलाएं जिन्होंने आपके भारतीय पुरुषों से शादी की है। कौन सी महिलाएं? भारतीय पुरुषों से शादी करने वाली विदेशी महिलाएं, लाइक सोनिया गांधी। ठीक, भारतीय पुरुषों से शादी करने वाली विदेशी महिलाएं लाइक सोनिया गांधी। ठीक, अब यहां याद रखना कि 2003 में पीआईओ और कॉमनवेल्थ सिटीजन ये रजिस्ट्रेशन के तहत नागरिकता नहीं ले सकते, क्योंकि पीआईओ को तो ऑटोमेटिक नागरिकता दे दी गई और कॉमनवेल्थ सिटीजन को आपके ये रजिस्ट्रेशन वाली शर्त को समाप्त कर दिया गया, नेचुरलाइजेशन वाली को लागू कर दिया गया। ठीक, तो अब यहां आपके 1955 में जब ये एक्ट बना था तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता पीआईओ को मिलती थी, कॉमनवेल्थ सिटीजन को मिलती थी और उन विदेशी महिलाओं को मिलती थी जो आपके भारतीय पुरुषों से शादी कर चुकी हैं। लेकिन नागरिकता देने की शर्त क्या थी कि ये व्यक्ति पिछले 7 साल से इंडिया में रह रहा हो।
ये व्यक्ति पिछले 7 साल से इंडिया में रह रहा हो। तो हम यहां देखते क्या है कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा आपके जो नागरिकता आपके दी जाती है, ये उन व्यक्तियों को दी जाती है, ठीक, जो या तो पीआईओ हो या कॉमनवेल्थ हो। ये दोनों प्रोविजन हो गए अब समाप्त। अब वर्तमान में प्रोविजन क्या रह गया? वे विदेशी महिलाएं जिन्होंने भारतीय पुरुषों से शादी की है और लास्ट 7 ईयर से आपके इंडिया में रह रही हैं, उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लाइक आपके सोनिया गांधी। ठीक, अब आते हैं हम इसके बाद आगे। नेक्स्ट आपके आता है बाई नेचुरलाइजेशन, यानी कि आपके देशीकरण के द्वारा। अब बाई नेचुरलाइजेशन या देशीकरण के द्वारा इस कंसेप्ट की अगर हम बात करें आपके, तो ये कंसेप्ट आपके क्या कहता है? ठीक है, कोई भी विदेशी जो 14 साल में से, लास्ट 14 साल में से 11 साल भारत में आपके रहा है, लास्ट 14 साल में से 11 साल भारत में रहा है। अब यहां 14 में से 11 साल है, इसका मतलब आपके क्या है? मतलब बीच बीच में आपके भारत से बाहर 6 महीने के लिए चला गया, या 1 साल के लिए चला गया, या 1.5 साल के लिए चला गया, लेकिन 14 में से 11 साल आपके, 11 साल इंटू 365 दिन कहां रहा हो? भारत में रहा हो। और जिस साल उसने नागरिकता के लिए आवेदन किया है, जिस साल उसने नागरिकता के लिए आवेदन आपके किया है, ठीक, उस साल आपके वो पूरे 365 दिन भारत के अंदर रहा हो, एक दिन भी भारत से बाहर ना गया हो, तो आपके जो ये व्यक्ति है, ये नेचुरलाइजेशन के द्वारा भारत की नागरिकता को आपके प्राप्त कर सकता है। यानी कि ये जो आपके व्यक्ति है, वो नेचुरलाइजेशन के द्वारा भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। तो आपने यहां देखा क्या कि कोई भी आपके विदेशी जो लास्ट 14 साल में से 11 साल इंडिया में रहा हो, जब आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे, ठीक, जो आपके लास्ट ईयर आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो हम बात करेंगे, जो वर्तमान में आपके कैब या सीए की बात चलती है, ठीक, उसमें भी आपके नेचुरलाइजेशन का प्रोविजन है। बस उसमें आपके प्रोविजन क्या किया गया है, ये आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले जो माइनॉरिटीज हैं, अगर ये भारत की नागरिकता लेना चाहें तो नेचुरलाइजेशन कहता है 11 साल, लेकिन सीए कहता है सिर्फ 5 साल। अगर ये सिर्फ 5 साल आपके भारत में रहे हैं, यानी 2014 तक अगर ये इंडिया में आ गए हैं, तो इस समय इनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। बस ये सिंपल सा प्रोविजन था उसका, ठीक। जो नेचुरलाइजेशन वाली जो 11 साल की जो शर्त थी आपके, उस शर्त को 5 साल में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक। तो ये है आपके कौन सी प्रोसेस? बाई नेचुरलाइजेशन, देशीकरण के द्वारा। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगली कंडीशन आपके आती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी की अगर हम बात करें तो इससे आपके तात्पर्य यह है, क्या है? अगर भारत सरकार किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर ले, किसका अधिग्रहण कर ले? किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर ले, ठीक, तो वहां रहने वाले लोगों को आपके भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, ठीक। जैसे कि आपके 100वां संविधान संशोधन आया था, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 100वां संविधान संशोधन। 100वें संविधान संशोधन के तहत आपके किया क्या गया था? 100वें संविधान संशोधन के तहत आपके किया यह गया था, ठीक, कि बांग्लादेश के कुछ एनक्लेव यानी कि कुछ क्षेत्रों को आपके भारत में शामिल कर लिया था। अब बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों को आपके जब भारत में आपके शामिल कर लिया था, ठीक, तो वहां जो लोग रह रहे थे उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। तो ये कहलाता है आपके क्या? इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, यानी कि विदेशी क्षेत्रों का आपके अधिग्रहण। अब यहां नेक्स्ट आगे याद रखना आप लोग, ये तो आप लोगों ने आपके समझा एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि भारतीय नागरिकता की प्राप्ति किन 5 तरीकों से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति। तो 1955 का जो एक्ट है, अगर इससे प्राप्ति होगा तो समाप्ति भी होगा। तो भारतीय नागरिकता की समाप्ति किन किन तरीके से हो सकती है, ठीक। तो नेक्स्ट आप समझना लॉस ऑफ सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता की समाप्ति। तो अब समझते हैं हम आगे, ठीक है। तो सिटीजनशिप का आपका ये जो एक्ट है, ठीक, अब ये एक्ट आपके आगे क्या कहता है? तो नेक्स्ट आगे याद रखना, ये एक्ट आपके कहता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता की समाप्ति। तो नागरिकता को हम आपके प्राप्त कर रहे थे, ये तरीके देख लिए। अब हम ये देखते हैं कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसे कैसे हो सकती है। तो भारतीय नागरिकता की समाप्ति का जो सबसे पहला तरीका है वो है आपके क्या? रेनंसिएशन। रेनंसिएशन यानी कि स्वैच्छिक। इससे आपके तात्पर्य यह है कि आपके
मान लो कि कोई व्यक्ति है और वो आपके अमेरिका रहता है और वो अमेरिका की नागरिकता को हासिल कर लेता है, मिल ही जाएगी कुछ समय रहेंगे तो, ठीक। अब वो भारत की नागरिकता को स्वेच्छा से त्याग दे, खुद ही छोड़ दे, भारत सरकार को इन्फॉर्म कर दे कि हमने यूएसए की सिटीजनशिप ले लिए, हम भारत की सिटीजनशिप को अब छोड़ना चाहते हैं। अगर वो भारत की नागरिकता को क्या कर दे, स्वेच्छा से त्याग दे, तो ये तरीका आपके क्या कहलाएगा, रिनंसिएशन, यानी कि आपके स्वैच्छिक, ये वॉलेंटरी आपके लॉस ऑफ सिटीजनशिप है। व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। दूसरा तरीका याद रखना, टर्मिनेशन यानी कि निरस्तीकरण। टर्मिनेशन की आपकी बात करें तो ये क्या होता है कि जब गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक, किसी व्यक्ति की सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दे, गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा किसी व्यक्ति की सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दे, तो ये तरीका कहलाता है आपके क्या, टर्मिनेशन, ठीक। तो अब यहां आपके जैसे कि मान लिया देशद्रोह, कोई व्यक्ति देशद्रोह में फंसा, भारत सरकार ने कहा इसकी नागरिकता समाप्त कर दो, तो ये आपके क्या हो गया, टर्मिनेशन, यानी कि आपके निरस्तीकरण। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो अगली कंडीशन आपके आती है, ये आती है कौन सी, डिप्राइवेशन, ठीक। डिप्राइवेशन यानी कि वंचितीकरण की अगर हम आपके बात करें तो ये आपके कौन सी कंडीशन है, वंचितीकरण, डिप्राइवेशन। अगर कोई व्यक्ति धोखे से भारत की नागरिकता हासिल कर ले और बाद में फिर आपके जब डॉक्यूमेंट चेक हों तो उसमें पता चले कि ये व्यक्ति तो भारत का नागरिक था ही नहीं, ये तो बांग्लादेश से आपके घुसपैठ करके आया था, ठीक, और फर्जी तरीके से इसने आपके भारत के कागज बनवा लिए थे, क्योंकि भारत में आपके राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनवाना बहुत आसान होता है, ठीक। तो अगर कोई व्यक्ति धोखे से भारत की नागरिकता को हासिल कर ले और भारत सरकार को आपके अगर ये पता चल गया कि इस व्यक्ति ने धोखे से भारत की नागरिकता हासिल की है, तो उस व्यक्ति को उस भारत की नागरिकता से वंचित यानी कि डिप्राइव किया जा सकता है। तो ये तीन तरीके आपके होते हैं भारत की नागरिकता की समाप्ति के। तो ये हमने देखा नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति। अब ड्वेल सिटीजनशिप, ठीक, और इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो वर्तमान में आपके चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपके एनआरसी और एनपीआर, ये क्या चीजें हैं, इन तीनों के बारे में हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।